हेलो गाइस, एक बार फिर से लॉस्ट ऑल माई कल्टिवेशन एंड हंटेड बाय द फीमेल डिसाइपल्स के पार्ट 4 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वांग वो जब उस कॉलडाउन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था तो उसके इफेक्ट के कारण वहाँ पे चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फैलना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वांग बाई ने वहाँ पे कॉलडाउन को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया होता है, लेकिन उसको रिफाइन करने के कारण वांग बाई के सारे कपड़े वहाँ पे फट चुके थे। उस कॉलडाउन को रिफाइन करने के बाद वांग बाई वहाँ पे बहुत सारा खुश होते हुए उस कॉलडाउन को उछालते हुए कहता है, मैंने अपने बैड लक को ब्लेसिंग्स में बदलने की उम्मीद नहीं की थी, और तो और मेरी कल्टीवेशन भी आगे बढ़ गई है। अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ते हुए देख के वहाँ पे वो जोर जोर से हंस रहा था। अपने हीरो को ऐसे नग्न अवस्था में देख के वहाँ की पब्लिक हैरान होते हुए कहती है, इस आदमी को आखिर क्या हो रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो आदमी सुंदर दिखता तो है लेकिन उसकी हरकतें पागलों जैसी लगती हैं। वांग भाई जब उन पब्लिक ये सब बातें सुनता है तो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरे आसपास कब इतने ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। और इस चीज को देखते हुए कि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो वहाँ पर खूब स्पीड में आगे की तरफ भाग के चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और ये सब देखकर पक्के तौर पे वो विच यहाँ पर अट्रैक्ट होगी। वांग भाई वहाँ से खूब स्पीड में भाग के एक जगह पर आकर छुप जाता है और वहाँ से झांक कर घबराते हुए अपने मन में सोचता है, हालांकि मैंने सोल को ढूंढने वाली टेक्निक को डिफीट कर दिया है, फिर भी वो मुझे ढूंढने में अभी तक रुकी क्यों नहीं है। और अपनी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के साथ मैं इस सिटी को भी छोड़कर नहीं जा सकता। और तभी वांग भाई पीछे की तरफ कुछ देखकर बहुत सारा हैरान हो जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं। और हमको पता चलता है दोस्तों, जहाँ पर वांग भाई छुपा होता है वहाँ के मोहल्ले की एक लड़की अपने वांग भाई की हॉट एंड चॉकलेटी फिगर को देखकर बिल्कुल फिदा हो गई थी और उसको अपने गेट से छुप छुप कर देखते हुए बहुत ब्लेस करने लगती है। इस चीज को देखते हुए वांग भाई वहाँ पे हैरान हो जाता है। हिमांशु ठाकुर, आपका दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। अगर आप लोग भी मेंबरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत कर सकते हैं। और तभी अपने कॉलडाउन से अपने नुन्नू को छुपाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आंटी क्या आप मुझे अंदर आने दे सकती हैं। वो लेडी तो पहले से वांग बाई को देख के उसके ऊपर फिदा हो चुकी थी और जब वांग बाई की ये बात सुनती है तो इधर उधर देखते हुए कहती है, ओहो, तो आप अंदर आना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे चाचा अभी घर पर हैं। क्या उनके सामने इस तरह से घर के अंदर आना कोई परेशानी नहीं खड़ी कर देगा। जैसे उस लेडी ने कहा होता है तभी अचानक से वांग बाई उसी गली से निकल रही थी, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो तुरंत उस गेट के पीछे घबराते हुए जाकर छुप जाता है। और वांग बाई को आगे आते हुए देखकर तुरंत वो जंप लगाकर उस गेट के पीछे चला जाता है, कहीं वो देख ना ले। लेकिन जैसे कि हमें मालूम है वांग बाई की कल्टीवेशन बहुत हाई है, तो अपने हीरो के इस तरह छुपने के कारण वांग बाई को सेंस हो जाता है और वहाँ पर वो खड़े होकर उस साइड में देखते हुए गुस्से में कहती है, मुझे इससे नफरत है जब लोग चूहे की तरह छिपते और इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसीलिए बाहर निकल के आओ। उसकी ये बात सुन के दोस्तों अपने हीरो की धड़कनें एकदम वहाँ पे ठहर जाती है, वो इतना ज्यादा घबरा जाता है। तभी उतने में वो दूसरी लेडी वांग बाई के पीछे आते हुए उससे कहती है, भले ही आप 5000 पैलेस की मास्टर हैं, लेकिन फिर भी आपको राहगीरों को चूहा बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। उस लेडी की बात सुन के वांग बाई पीछे पलट के उसको घूर के देखते हुए कहती है, मैं यहाँ पर किसी की तलाश कर रही हूँ और मेरे पास आप पर बर्बाद करने का समय नहीं है। वांग बाई की बात सुन के वो लेडी कहती है, ये कैसी इत्तेफाक की बात है, मैं भी किसी की तलाश कर रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर वहाँ पर वो दोनों एक साथ कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम जिसकी तलाश कर रहे हैं वो एक ही पर्सन हो। उन दोनों लेडीज की इस बात को सुनने के बाद वांग बो की हालत तो बुरी तरह फट चुकी होती है, उसका पसीना बुरी तरह बह रहा होता है। और तभी वो घबराते हुए मन में कहता है, शांत रहो ढूंढू, अरे ढूंढू जस्ट चिल, अपने आप को शांत रखो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। और तभी वहाँ पर वो खुश होते हुए उस लेडी की तरफ देख के कहता है, हाँ रास्ता मिल गया। और वो लेडी भी अपने हीरो को देखकर खूब अदाएं भर रही थी, ब्लश करते हुए कहती है, और तुम अंदर आओगे कि नहीं। उस लेडी की बात सुनने के बाद दोस्तों जो अपना हीरो होता है इस तरह के फटी हुई सिचुएशन में अपने आप को निकालने के लिए तुरंत वो आगे भागकर उस लेडी के ऊपर कूद जाता है। इस चीज को देख के वो लेडी समझ ही नहीं पाती कि इस लौंडे के अंदर कितना ज्यादा हवस भरा है। जैसे वहाँ पर अपना हीरो उछल के वहाँ पे जाता है तो उस गली के अंदर से कुछ शोर होता है जिसको वांग बाई महसूस कर लेती है। और तभी वहाँ पर उस गली में वो आगे जाकर देखते हुए कहती है, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं अब और हत्या के सिलसिले में शामिल नहीं होना चाहती। और इस बात को कहते हुए जहाँ पर अपना हीरो होता है उस साइड की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन वो आवाज क्या थी, अब वहाँ पर कोई नहीं है।
और फिर वहाँ पर वांग बाई इस बात को सोचते हुए उस लेडी के बगल से निकलते हुए कहती है, वो इंसान मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया है, जबकि मैंने अभी तक अपना मन नहीं बदला है। वांग बाई की बात सुन के वो लेडी भी बहुत एटीट्यूड में कहती है, हम भी यहाँ पर तुम जैसी विच के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहते। और इसके बाद वो दोनों लेडीज उस गली से आगे निकल रहे थे। तभी वहाँ पर वांग बाई अपने मन में सोचती है, ये कितनी अजीब बात है, बस एक पल पहले मुझे वहाँ पर मास्टर की हल्की सी ऑरा महसूस हुई थी और फिर अचानक से वो कैसे गायब हो गई। हमारा समय कुछ समय पहले चला जाता है जब अपना हीरो उस लेडी के ऊपर जंप करके कूद गया था और तभी वहाँ पर अपने हीरो ने उस लेडी को अपने नीचे दबा लिया था और वहाँ पर अपने कार्डोन की एक स्किल को यूज करते हुए उसने वहाँ पर जितनी भी उसकी स्पिरिचुअल ऑरा थी सारी की सारी ऑरा का ट्रेस वहाँ पर मिटा दिया होता है। जब दूसरे साइड वो लेडी अपने हीरो के ऐसा करने के कारण बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, ब्लश कर रही थी, तो वहाँ पर अपने हीरो की बुरी तरह फटी हुई थी और वहाँ पर वो घबराते हुए वांग बाई की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो अब जा चुकी है। उफ, मेरे सर से बला निकल गई और मैं बच गया। और इस बात को कह के वो रिलैक्स करते हुए वहाँ जमीन पे बैठ जाता है और इस चीज से आप समझ सकते हैं कि अपना हीरो वांग बाई से कितना ज्यादा डरता है। वांग बाई के चले जाने के बाद अपना हीरो उस लेडी को ग्रीट करते हुए कहता है, आंटी मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, क्या आप प्लीज मुझे फिर से कुछ कपड़े उधार दे सकती हैं? वांग बो की बात सुन के जो चचा अंदर बैठे हुए थे दोस्तों, जिसके बारे में आंटी बता रही थी, वो वहाँ पर हंसते हुए गेट खोल के बाहर निकलते हुए कहते हैं, ची हुआ, क्या हमारे गेस्ट आ गए हैं? तो फिर तुम उन्हें घर के अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? चचा को बाहर आते हुए देखकर जो आंटी होती हैं वहाँ पे एकदम से घबरा जाती हैं और तभी वहाँ पर चचा को देखने के बाद अपना हीरो अपने कार्डरोन से अपने नुन्नू को छिपाते हुए उन चचा को ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो चचा, कैसे हो, सब बढ़िया तो है ना? अपने हीरो को ऐसे नंगे देखकर वो जो चचा होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर ये मेरी बीबी के साथ में साला क्या कर रहा है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर रात पे आ जाता है जहाँ पर उस लेडी से एल्डर बोलते हैं, यंग मिस, क्या हम सच में इतना हस्तक्षेप करने के बाद डार्क कॉल्ड्रोन को इतनी आसानी से छोड़ रहे हैं? अपने एल्डर की बात सुन के वो लेडी कहती है, इंटरसेप्टिंग डार्क कॉल्ड्रोन के लिए जियाओ नीनी के साथ में लड़ने में समय बर्बाद करने के बजाय हमारे लिए जल्द से जल्द डाओ सेक्ट में जाना बेहतर है। मेरे फादर की सिचुएशन किसी भी तरह की और देरी के लिए मुझे परमिशन नहीं देती है। लेकिन जैसे वो अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो वहाँ पे अचानक से वांग बो का वही छोटा वाला डिसाइपल उस लेडी को रास्ते में दिख जाता है और उसको देखने के बाद वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है, हे बच्चे, वहीं पे रुक जाओ। और फिर घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए उसके पास जाकर कहती है, तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? उस लेडी की बात सुनने के बाद में जियाओसी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, वो मेरे मास्टर, मैं नहीं जानती, मेरे मास्टर नहीं चाहते हैं कि दूसरे उन्हें ढूंढे। जियाओसी की इस तरह की बात सुन के वो लेडी थोड़ा सा वहाँ पे गुस्साते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो फिर तुम्हें ढूंढने के लिए उन्हें आने दो। जैसे वहाँ पे उस लेडी ने अपनी एनर्जी को यूज करते हुए जियाओसी के ऊपर अटैक करा होता है, तभी अचानक से जियाओसी अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ चली जाती है। जिस चीज को देखते हुए वो लेडी हैरान होते हुए कहती है, सच में इसकी स्पीड बहुत तेज है। लेकिन उस लेडी के अटैक करने के कारण जियाओसी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, उसकी आंखें चमकना स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ पर वो गुस्साते हुए कहती है, तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, तुम अच्छी इंसान नहीं हो, तुम एक बुरी इंसान हो। और इस बात को कहते हुए जियाओसी ने वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को भी वहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था और अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी का फिस्ट बनाकर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। जिस चीज को देखते हुए वो लेडी वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचती है, नहीं ये बच्ची। और तभी अगले पल जियाओसी ने अपने फिस्ट के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जियाओसी के उस अटैक के फोर्स के आगे वो लेडी बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी। और जब वहाँ पर वो एल्डर जियाओसी के इस तरह के अटैक को देखते हैं तो उस लेडी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, यंग मिस, क्या आप ठीक हैं? लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग देख सकते हैं जियाओसी के ऐसे हल्के अटैक से ही यंग मिस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके सारे के सारे कपड़े वहाँ पे फट चुके थे और अपने इतने ज्यादा कपड़े फटे हुए देखकर वो लेडी अपने बलून को दोनों हाथों से छिपाते हुए ब्लश करके कहती है, मैं ठीक हूँ। और फिर वहाँ पर जियाओसी की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन उस बच्चे के बारे में क्या? और उसने जैसे इस बारे में बोला होता है जियाओसी वहाँ से 9-2-11 हो चुकी थी, मतलब भाग गई थी।
और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो की तरफ आ जाता है, जो कि वहाँ पर उन चाचा के साथ में आराम से खाना खा रहा था। और चाचा वहाँ पे उसकी मौत लेते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मुझे पता चला कि तुम पूरी नंगे होकर यहाँ पर भाग रहे थे क्योंकि एक औरत तुम्हारा पीछा कर रही थी। ओहो लॉर्ड वोंग, मैं आपकी कंडीशन को समझ सकता हूँ। पुराने दिनों में मैं भी कुछ ऐसा ही था। चाचा की ऐसी बात सुन के अपना हीरो खाना खाते हुए कहता है, अरे चाचा, अपनी उम्र देखो यार, खाते समय इतना बकवास करना अच्छी बात नहीं है। ये लो, एक और लो, लेकिन चुपचाप अपना मुंह बंद कर लो। जब वांग बो वहाँ पे मजे से खाना खा रहा था, तभी अचानक से जियाओसी उसके सामने आते हुए कहती है, मास्टर, मैंने आपको ढूंढ लिया। और जियाओसी के इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जियाओसी के मुंह के ऊपर जितना भी उसने पानी पिया हुआ था सारा का सारा कुल्ली कर देता है, क्योंकि दोस्तों अपना हीरो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिर वहाँ पर अपने आप को शांत करके जियाओसी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी गुड डिसाइपल, तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? अपने मास्टर की बात सुनकर जियाओसी हंसते हुए कहती है, मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था कि आप यहीं पर थे, इसलिए मैंने आपको ढूंढ लिया। जियाओसी की बात सुनकर अपना हीरो घबराते हुए अपने मन में सोचता है, इस बच्चे का अंतर्ज्ञान बहुत भयानक है। सौभाग्य से जियाओ नीनी के पास में ऐसा टैलेंट नहीं है। और फिर वहाँ पे जियाओसी से बहाना बनाते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पर पीऊंगा, एक बार जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो हम तुरंत यहाँ से निकलेंगे। और इस बात को कहते हुए अपने मन में सोचता है, क्योंकि इस बच्चे ने मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लिया तो वो दोनों औरतें भी मुझे जल्दी ढूंढ सकती हैं। कुछ ही देर में वहाँ पे खाना खाने के बाद अपना हीरो वहाँ पे उनको ग्रीट करते हुए कहता है, आप दोनों का इतने अच्छे से मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया और मेरी भाभी, और मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए फ्यूचर में जरूर आऊंगा। और हाँ भैया, आपसे भी मिलूंगा। और देखा दोस्तों आपने, अपना हीरो कितना ठरकी है, तुरंत उसने भाभी बना लिया उसको वहाँ पे। अपने हीरो की बात सुन के चचा सी ऑफ करते हुए उससे कहते हैं, हाँ ठीक है लौंडे, तुम्हारी यात्रा बहुत बढ़िया हो, चलो निकल लो बहुत तेजी से। और इसी के साथ वो दोनों वहाँ पर रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर जियाओसी उससे कहती है, मास्टर, क्योंकि यहाँ पर बहुत चहल पहल है तो क्या हम यहाँ से नहीं निकल सकते? जियाओसी की बात सुन के अपना हीरो उसको बताता है, नहीं, ऐसा करना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जैसे उसने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से जियाओसी चिल्ला के कहती है, लेकिन वहाँ देखो, वो सीनियर सिस्टर के साथ, ये खतरनाक कैसे हो सकता है? जियाओसी की ऐसी बात सुन के अपना हीरो घबराते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम? और जब वो सामने की तरफ देखता है तो वही पिलर के ऊपर दोस्तों दोबारा से वांग बाई वहाँ आके खड़ी हो गई थी अपने हीरो को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी जियाओसी की आवाज सुन के वो उस साइड देखते हुए कहती है, जियाओसी, मुझे जियाओसी की आवाज लगी अभी। हेलो गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एपिसोड 8 की शुरुआत क्विंगसान कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग बाई झाओ सियो को ढूंढने के लिए उस तरफ आके देखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये कोई मेरा भ्रम हो सकता है? लेकिन मैंने अभी अभी जियाओसी की प्रेजेंस को सेंस किया था। और तभी हमें दूसरे साइड अपने हीरो को दिखाया जाता है, जिसने वक्त रहते वहाँ पे जियाओसी का मुंह पकड़ के दीवार के किनारे चला गया था और वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, हे भगवान, क्या मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता? अगर 1 सेकंड की देरी होती तो मैं आज मर गया था। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है अपना हीरो जियाओसी को लेके उस सिटी से बाहर निकल के आ रहा था और वहाँ पर सुकून की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मैं बच के निकल आया। चलो ठीक है, जहाँ तक हो सकता है हम लोग दौड़ के निकलते हैं। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ के जा रहे थे, जियाओसी वहाँ पे वांग बो से पूछती है, मास्टर, जो पानी आपने अभी अभी उस बूढ़े आदमी के साथ में पिया, वो सचमुच बहुत स्वादिष्ट लगा होगा ना? क्या मैं उसे पी सकती हूँ? उसकी बात सुन के अपना हीरो उसको समझाते हुए कहता है, वो बात ये है कि तुम अभी बहुत छोटी हो और जब तुम अपने मास्टर जितनी बड़ी हो जाओगी तो तुम उसे पी सकती हो। उसकी बात सुन के जियाओसी वहाँ पे सैड होते हुए कहती है, मास्टर, क्या मुझे आपके जितना बड़ा होना होगा? लेकिन मेरी सीनियर सिस्टर ने कहा था कि जियाओसी, तुम कभी बड़ी नहीं होगी। जियाओसी की बात सुन के वांग बो को अपने मेमोरी में उसे याद आता है, अरे हाँ, मेरी यादों में जियाओसी को तो एक पपेट के रूप में बनाया गया था और सच में उसके बड़े होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी अपना हीरो जियाओसी को समझाते हुए कहता है, अपने मास्टर पर विश्वास रखो। अगर मास्टर ने कहा है कि तुम बड़ी होगी तो पक्के तौर पर तुम बड़ी हो सकती हो। और इस बात को कहते हुए वो अपने मन में सोचता है, अगर ये एक पपेट है तो क्या हुआ? जियाओसी बहुत लोगों की तुलना में कई ज्यादा इंसान की तरह है। और तभी वहाँ पर वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर अपना हीरो अपनी डिसाइपल से कहता है, जियाओसी, आपके मास्टर फिर से उस कार्डोन की स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा।
और इस बात को कहते हुए अपना हीरो वहाँ पे उस कार्लडॉन को अपनी गोद में रख के फिर से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और तभी थोड़ी देर बाद वो जो कार्लडॉन होता है स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है और उस कार्लडॉन की एनर्जी अपना हीरो धीरे धीरे एब्सॉर्ब कर रहा था। और तभी थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखता है पहले की तरह फिर से वो अपने स्पेस में आ गया था। जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो कहता है, क्या ये वही जगह नहीं है जिस जगह पर मैं तब आया था जब मैंने पहली बार इस कार्लडॉन को हासिल किया था, लेकिन मैं दोबारा इस जगह पर कैसे आ गया। और तभी वहाँ पर वो कुछ देखने के बाद एकदम हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या है। और जब अपना हीरो स्पेस के दूसरे साइड में देखता है तो वहाँ पे उसको कुछ स्टार मैप की तरह दोस्तों कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे थे, जिसको देखने के बाद में वो हैरान होते हुए कहता है, ये क्या है, क्या ये एक मेरिडियन मैप है। और जैसे उसने इस बारे में बोला होता है उसमें से एक मेरिडियन वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था और उसके इफेक्ट के कारण जो अपना हीरो उसके पास में था उसकी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सारी की सारी वो अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। जिस चीज को देख के अपना हीरो हैरान होकर चिल्ला के कहता है, ये मेरी ट्रू क्यूआई को एब्सॉर्ब कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद जिस मेरिडियन ने उसके क्यूआई को एब्सॉर्ब किया था वहाँ पर उसके ऊपर सिंबल लिख के आता है, कल्टीवेट क्यूआई। जिस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो समझ जाता है और वहाँ पे चिल्ला के कहता है, हाँ मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो एक तरह से अपने रिल्म को आगे बढ़ाने का मैप है। जब तक मैं इससे जुड़े हुए रिल्म में कल्टीवेट करता हूँ तो उससे जुड़े हुए मेरिडियंस एक्टिवेट होते रहेंगे। जब वहाँ पे अपना हीरो उन मेरिडियंस को देख रहा था तभी वहाँ पर उसको पता चलता है कि वो ग्रेट अकम्प्लिशमेंट स्टेज तक पहुँच गया है। जिस चीज को वो देखते हुए कहता है, आखिर मेरे रिल्म का मैप एक ग्रेट अकम्प्लिशमेंट स्टेज पर क्यों लटका हुआ है। क्या ये एसेंशन और ट्रेवल्यूशन को याद कर रहा है? क्या इसका मतलब मेरी सारी पुरानी की हुई चीजें सब यहाँ पर डाउनफॉल हो सकती हैं, मतलब कि दोस्तों खत्म हो सकती हैं। जो चीज मैंने फ्लेम गेट में देखी और डीमन लॉर्ड के इल्यूजन से मेरा आमना सामना हुआ जब पहली बार मैं इस स्पेस में आया, मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी मुझसे जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन इन सारी बातों पर सोचना मेरे लिए अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए मुझे अपने सबसे पहले कल्टीवेशन में सुधार करना सबसे जरूरी है। और फिर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए जो मेरिडियन मैप थे उनमें से एक के पास जाकर उसको टच करते हुए कहता है, हालांकि इस रिल्म के मैप में उसको एक्टिवेट करने से मुझे फायदा हो सकता है। और जैसे ही वहाँ पर वांग बो ने उस पे हाथ लगाया होता है तो वहाँ पर मेरिडियन एकदम से चमकना स्टार्ट हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस मेरिडियन के अंदर से एक स्क्रोल बाहर निकलता है जिसमें लिखा हुआ था, द माइटी प्रिमोडियल फाउंडेशन बिल्डिंग डिवाइन पावर। इस स्क्रोल को लेने के बाद वांग बो वहाँ पे बहुत खुश होते हुए कहता है, इस स्क्रोल की टेक्निक मेरी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज को बहुत ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन देगा और इसको इस्तेमाल करने का एक नुस्खा है, लेकिन ये नुस्खा कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और जब अपना हीरो उस स्क्रोल को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, मिलेनियल लिंगजी हेवन बाय जिंगसैंग एंशिएंट राइनो हॉर्न और अर्थ ड्रैगन स्केल। स्क्रोल में लिखी हुई चीजों को पढ़ के अपना हीरो कहता है, इस नुस्खे के साथ मैं दूसरे कल्टीवेटर्स की शुरुआती लाइन से बहुत पीछे हो सकता हूँ। और जब वहाँ पे वो इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी उतने में वो स्क्रोल एक डार्क पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जिसको देखने के बाद वांग बो हैरान हो जाता है। और तभी हमको पता चलता है ये मस्टर्ड सीड स्पिरिचुअल टेक्निक है। और फिर वांग बो उस स्क्रोल को निकालने की कोशिश करने के चक्कर में उस ब्लैक होल के अंदर हाथ घुसेड़ देता है। जब वांग बो वहाँ पे उस ब्लैक होल के अंदर से उस टेक्निक को निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर उस पोर्टल के अंदर दूसरी हर्ब एंड दूसरी चीजें बाहर निकल रही थी, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, वहाँ तो बहुत ढेर सारी हेवनली जिंगसैंग है और साथ ही मिलेनियल लिंगजी भी है। एक डीमन लॉर्ड के रूप में मेरा पिछला अस्तित्व इन सारी चीजों के लेने लायक है और मेरे इस स्टोरेज स्पेस में जितना भी ये ट्रेजर है बहुत ज्यादा मात्रा में रखा हुआ है। और फाइनली दोस्तों हमको पता चल गया ये ब्लैक होल अपने हीरो का स्टोरेज स्पेस होता है। अपना हीरो वहाँ पे स्क्रोल में लिखी हुई सारे के सारे इंग्रीमेंट को निकाल के देखते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो मैंने सभी हेवनली ट्रेजर्स और अर्थ के ट्रेजर को हासिल कर लिया है, केवल एक चीज यहाँ पर नहीं है और वो 9 फॉर्मेशन वाला स्कल्पटिंग लोटस है। वांग बो वहाँ पर अपने स्टोरेज स्पेस से बाहर निकलते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्पटिंग लोटस को बनाना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होती है।
अपने मास्टर की बात सुन के जियाओसी वहाँ पे हंसते हुए कहती है, मास्टर क्या 9 फॉर्मेशन क्लप्टिंग लोटस बना रहे हैं क्योंकि लोटस के सीड बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जियाओसी की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जियाओसी क्या तुम 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्प्टिंग लोटस को बनाने के बारे में जानती हो? उसकी बात सुन के जियाओसी बताती है, हाँ, जब मैं अपनी सीनियर सिस्टर के घर में खेलने जाती थी तो वो हमेशा मेरे खाने के लिए लोटस के बीज चुनती थी। जियाओसी की बात सुन के अब अपने हीरो का कलेजा मुंह के बाहर निकल आता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या सीनियर सिस्टर? और फिर वहाँ पर अपने मन में सोचता है, यहाँ मैं डीमन लॉर्ड के बारे में सोच रहा था कि वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन यहाँ देखो उसकी डिसाइपल तो इस लोटस के सीड को बच्चों को ऐसे ही खिला देती है। और फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए जियाओसी से कहता है, अरे हाँ, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर के बारे में पूछना ही भूल गया, तुमने इससे पहले कहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की है? उसकी बात सुन के जियाओसी हंसते हुए कहती है, वेन डाओ की वैली जो कि डाओ सेक्ट पर खत्म होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन राइटर आगे की स्टोरी को सेटअप कर रहा है, जिस कारण से कि प्लीज आप लोग इसे आगे तक जरूर देखें। झांगसी की बात सुन के अपना हीरो सोचते हुए कहता है, इसीलिए अगर मैं 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्प्टिंग लोटस को हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे भी वैन डाओ की वैली में जाना होगा। लेकिन अगर मैं वैन डाओ की वैली में जाता हूँ तो पक्के तौर पे मेरी 3rd डिसाइपल गु नियांग किंग से मुलाकात हो जाएगी। और इस चीज को सोच के वहाँ पे वो घबरा जाता है और तभी वहाँ पर टेंशन के कारण अपने माथे को पकड़ लेता है और अपने मन में सोच रहा था, अब जब फिर से जिंदा होने की बात हो रही है तो मुझे अपनी सबसे सीनियर डिसाइपल के अलावा उन सभी दूसरे डिसाइपल्स के बारे में भी याद करना होगा जो मुझे अभी तक याद नहीं आए हैं। और इनमें देखा जाए तो डाओ सेट की एक सेंट है, ये वो लोग होते हैं जो बुराई के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसे जबरदस्ती अपना डिसाइपल बना लिया। और मुझे याद आ रहा है जब मैं जिंदा था तो वो मुझे लगातार मारने की कोशिश करती रहती थी, और अब अगर मैं उसे ढूंढने जाऊं तो क्या ये अपने आप को उसके हवाले करने जैसा नहीं होगा कि आओ और रोज मेरी मार लो। अपने मास्टर को इतना परेशान देख के जियाओसी उससे कहती है, मास्टर आपको क्या दिक्कत है? आप तो सच में पीछे से पीले और आगे से गीले दिख रहे हैं। ये बात सुन के अपना हीरो घबराते हुए कहता है, एक मास्टर के रूप में अरे बेटा मेरी फटी रहती है, मुझे बस ये एहसास हो रहा है कि हम इस समय आपके सीनियर मार्शल सिस्टर से मिलने नहीं जा सकते। क्या बिना किसी के ध्यान में आए उस लोटस के फूल को हासिल करने का कोई तरीका है? अपने मास्टर की बात सुन के जियाओसी उसको बताती है, हाँ मेरे पास एक रास्ता है। जियाओसी की बात सुन के अपना हीरो उसके चेहरे के पास आकर उसको घूरते हुए कहता है, अच्छा और वो क्या तरीका है? अपने मास्टर को इतना क्लोज देख के जियाओसी वहाँ पे ब्लेस करते हुए हंस के कहती है, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाइए। जब तक आपकी कल्टीवेशन आपकी सीनियर मार्शल सिस्टर से आगे नहीं निकल जाती तब तक आप अपने ऑरा को छुपा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना हीरो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हम इसके लिए केवल एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। जियाओसी चलो चलते हैं। और फिर वहाँ पर वो घबराते हुए मन में सोचता है, अगर मैं अपनी सबसे सीनियर डिसाइपल से बचने में कामयाब रहा तो फिर 3rd डिसाइपल के साथ भी सब ठीक रहेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके वांटी रिवर में डीमन लॉर्ड के कब्र के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी 3rd डिसाइपल अपने मास्टर को देखने के लिए आई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही डाओ सेट की सेंटेंस गु नियान क्विंग है। और वहाँ पर वो अपने मास्टर की कब्र को देखते हुए सैड होके कहती है, मास्टर की बॉडी सच में चोरी हो गई है। और फिर वहाँ पर अपने कैल्डर को ऑर्डर देते हुए कहती है, जाइए और यहाँ की जांच पड़ताल कीजिए कि इस समय के बीच में यहाँ पर कौन कौन आया। अपने साइंटिस्ट की बात सुन के वो भी उसको ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है सीनियर सिस्टर। और जब वो जा रहा था तभी वहाँ पर फिर से वो कहती है, और इस चीज के बारे में भी देख लेना कि मेरी सीनियर सिस्टर और सेकंड ब्रदर का क्या हुआ है और वो हाल ही में इस समय कहाँ पर है। और उसकी बात सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर वो अपने मास्टर की कब्र को देखते हुए बहुत अफसोस करते हुए कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप एक समय पर इस दुनिया में इनविंसिबल थे, लेकिन अब मरने के बाद में भी आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। ये कितनी अपमान की बात है। क्योंकि अब मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ी हूँ तो इसलिए मुझे आपको मास्टर कह के पुकारना चाहिए। और मैंने सच में आपके डिसाइपल के कारण अपनी प्रेजेंट टाइम की उपाधि को हासिल किया है। आज तक भी मैं उसको समझ नहीं पाई हूँ। एक डीमन लॉर्ड के रूप में आपने मुझे जो डाउ सेक्ट से आए थे जबरदस्ती अपने डिसाइपल के रूप में क्यों लिया? यही कारण है कि एक समय में मैं आपसे इस वजह के कारण बहुत नफरत किया करती थी, लेकिन अब जब तुम मर चुके हो तो ये सब एक बुझी हुई लौ की तरह है और शायद नफरत की भावनाएं भी अब इतनी जरूरी नहीं रही।
और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके वैंग डाओ वैली की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वांग बो और उसकी डिसाइपल वैंग डाओ वैली के गेट पे आ गए थे, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे वैंग डाओ की वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए इमॉर्टलिटी की ओर ना बढ़ना बहुत कठिन है। और इस बात को कहते हुए उस रास्ते में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से अपना हीरो कुछ सामने की तरफ देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाता है। अब दोस्तों उसने आगे क्या देखा ये हमें आगे पता चलेगा, और आपका वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट बहुत बिंदास लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।